नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीटीटी। यदि आप यूपीटीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे के सारे प्रश्न इसी तरीके के यूपीटीटी का एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे दोस्त। तो ये आपका यूपीटीटी का एग्ज़ाम पेपर है दोस्त। जब आप बैठेंगे तो ये आपको पता है टोटल 150 नंबर की परीक्षा होती है, जिसमें से 30 नंबर का आपका सीडीपी पूछा जाता है। तो ये सीडीपी के क्वेश्चन से चलिए हल करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दोस्त, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। दोस्तों ये आपका पेडागोजी का ये क्वेश्चन है। और पेडागोजी से 2 या 3 नंबर के प्रश्न आते हैं आपकी यूपीटीटी में, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा दोस्त। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा विकल्प करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित किससे होती हैं? छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से या छात्रों के वृत्तिक विकास से? तो दोस्तों यह छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए थॉर्नडाइक, इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कोहलर ने सूक्ष्म एवं अंतर्दृष्टि का। तो ये तीनों लोग अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं दोस्तों। ये आपके बीएस ब्लूम जो हैं ये सबसे अलग हैं, अर्थात राइट ऑप्शन कौन सा? चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। दोस्त इसी तरीके के प्रश्न आपको यूपीटीटी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? अवरोधन का तात्पर्य किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये अवरोधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन और समापन कौशल। तो दोस्तों देखिए पूर्व ज्ञान का परीक्षण प्रस्तावना कौशल में आता है, क्योंकि इसमें क्या करता है शिक्षक? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर शिक्षण कार्य करता है। तो कौन सा? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो पुनर्वलन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है। यानी राइट आंसर कौन सा? पहला विकल्प राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये अंतःप्रज्ञ काल इसका ब्रूनर की अवस्था का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है, क्योंकि अंतःप्रज्ञ काल ये किसके अंग हैं? ये जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अंग हैं। तो इसीलिए कौन सा? तीसरा विकल्प यहाँ राइट उत्तर होगा। चलिए अगला है, यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़िएगा। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे इस प्रकार हैं: प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीकरण और वाचन अभिव्यक्तिकरण। तो इसका सही क्रम क्या होगा इसमें आपको बताना है। तो इसका सही क्रम यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही क्रम आपका दूसरा यहाँ सही क्रम होगा। यानी पहले नंबर पर आपका दूसरा आएगा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर पांचवा। तो आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र से आपका
अनुमूल्यन संबंधित नहीं है, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर राइट उत्तर होगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो अधिगम का वक्र कौन नहीं है? ये लंबवत अधिगम का वक्र नहीं होता, अर्थात चौथा विकल्प जो आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह दोस्तों किसका कथन है? तो ये बहुत ही सिंपल है और कई बार परीक्षा में आया ही है क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे हो सकता है फिर से यही क्वेश्चन आ जाए। तो आपका यह गिलफोर्ड का कथन है। कौन किसका है? गिलफोर्ड का। नाम में कहीं कहीं ऐसे रहता है, गिलफोर्ड नाम वही रहता है, इसको याद रखिएगा। तो ये किसका? गिलफोर्ड का कथन है। चलिए अगला प्रश्न है, जरा सूची ए और बी को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, कौन सा राइट आंसर होगा? तो दोस्त यहाँ पर देखिए तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा, तीसरा विकल्प सही होगा, यानी ए का कौन सा चौथा सही होगा, ए का चौथा नंबर, और बी का कौन सा तीसरा नंबर, और सी का कौन सा, सी का देखेंगे पहला नंबर, और डी का देखेंगे दूसरा नंबर, डी का दूसरा, ये अलग से दिया है। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है? तो समस्या समाधान का प्रथम चरण दोस्तों ये समस्या की पहचान होती है, समस्या की पहचान ही समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब कब प्रभावशाली बालकों का अधिगम होगा? जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तभी अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। दोस्त दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो दोस्त यहाँ पर प्रस्तुतिकरण सोपान जो है उभयनिष्ठ होता है, इसको याद रखिएगा। मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है? तो दोस्त मानव का जब विकास किस अवस्था से होता है? गर्भावस्था से ही मानव का विकास होने लगता है, यानी तीसरा विकल्प करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्त, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक R.M. गहने का ये पुस्तक है, इसको आप याद रखिएगा, पुस्तक से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर आते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा था? दोस्त किशोरावस्था को तनाव और संघर्ष की अवस्था स्टेनहॉल का कथन है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनकी लाइन है स्टेनहॉल की। तो अगला सवाल है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? देखिए दोस्तों, भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म जो शिक्षण होता है उसमें कुल 36 मिनट का समय लगता है, इसको नोट कर लीजिएगा, तीसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है? तो दोस्त यह कथन रॉस जी का है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला है, स्तंभ ए और स्तंभ बी से मिलान करना है। तो दोस्त यहाँ पर पहला विकल्प राइट आंसर होगा, यानी ए का 3 और बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड, यानी इसको आप मिला लेंगे, यहाँ पर पहला विकल्प राइट उत्तर होगा। अगला सवाल है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्त यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो दोस्त ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संविधान से क्वेश्चन में आ गया है। तो ये आपका 86वें संविधान संशोधन जब हुआ तो वह शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी तीसरा विकल्प आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक? दोस्त ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बाल विकास का। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? तो मैकडूगल जी ने 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? मैकडूगल, यानी तीसरा विकल्प यहाँ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, विकास
कि किस अवस्था को कोलन बुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो बाल्यावस्था को कोलन बुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, यानी दूसरा विकल्प करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया? तो फ्रेंड्स ये गार्डनर जी के सिद्धांत का अंग है, यहाँ पर याद रखिएगा पहला विकल्प सबसे करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन से, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, नहीं डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? आपका अधिगम विकार पर हमने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। डिसलेक्सिया यह पठन या वर्तनी में कठिनाई होती है दोस्त, तीसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? इसको याद रखिएगा, भूमिका नहीं है पूछ रहा है दोस्त, समावेशी शिक्षक की भूमिका नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प करेक्ट उत्तर होगा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं की बात कर रहा है, तो आप दूसरा विकल्प करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, रोक देना चाहिए। दोस्तों ये आपका CDP पेडागोजी से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका प्रेरित करना चाहिए छात्र को प्रश्न पूछने के लिए, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका राइट उत्तर होगा। 30 नंबर है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित किससे संबंधित होती है? तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है, तीसरा विकल्प यहाँ करेक्ट होगा। दोस्त आपके TET एग्जाम में 30 नंबर के CDP आपका कितने 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स से आते हैं। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी आपके TET से रिलेटेड वीडियोज आप तक आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।